नमस्कार। उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला हरियाणा की ओर से आयोजित आज की इस वर्चुअल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत हमारे अध्ययन का विषय है भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी के साहित्यिक परिचय का, उनकी भाषा शैली के विशिष्ट अध्ययन का। आज के पाठ के बाद हम बाल मुकुंद गुप्त जी के साहित्यिक परिचय का अध्ययन कर सकेंगे। गुप्त जी के गद्य साहित्य में निहित विशेषताओं का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसके साथ ही गुप्त जी की भाषा शैली से भी परिचित हो सकेंगे। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल जैसे 4 महत्वपूर्ण कालखंडों में विभाजित है। इसमें से जब हम बात करते हैं आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में साहित्य की विविध विधाओं के साथ गद्य का विकास भी अपने पूर्ण रूप को प्राप्त हुआ, जिसमें गद्य की अनेक विधाओं के रूप में उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज जैसी नानाविध गद्य शैलियों का जन्म हुआ। कहते हैं कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। समाज की प्रत्येक घटना, समाज की प्रत्येक हलचल, समाज की विद्रूपताएं, विसंगतियां, अच्छाइयां, बुराइयां जितनी साहित्य में निरूपित हुई हैं, उतनी अन्य क्षेत्रों में नहीं। साहित्य की इन समस्त विसंगतियों को, इन समस्त विद्रूपताओं को, या अगर हम कहें कि समाज की एक एक हलचल को अभिव्यक्त करने में जितनी निबंध विधा सशक्त रही है, उतनी गद्य की अन्य विधा नहीं। जब हम बात करते हैं निबंध साहित्य की, निबंध के उद्भव की, निबंध के विकास की, तो निबंध का समुचित उद्भव और विकास भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है। भारतेंदु युगीन गद्यकारों ने, निबंधकारों ने इस विधा को परिपुष्ट किया और आगे चलकर यह विधा अपने विविध रूपों, विविध चरणों में चलती हुई अंततः पुष्पित, पल्लवित एवं विकसित हुई। निबंध के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी की, तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने में एक कड़ी का कार्य करते हैं, जिस कारण इनके निबंधों में यदि एक ओर भारतेंदु युग का राष्ट्र प्रेम, जन जागरण और सामाजिक नवनिर्माण की लालसा मुखरित हुई है, तो दूसरी ओर इनके निबंधों में, इनके साहित्य में द्विवेदी युगीन भाषा का सौष्ठव भी हमको पर्याप्त रूप में पूरे प्रमाण के साथ प्राप्त होता है। इस प्रकार भारतेंदु युगीन आत्मा और द्विवेदी युगीन कलेवर को धारण करके इनके निबंधों की रचना हुई है, या अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो इनके निबंधों की जो पृष्ठभूमि है वो भारतेंदु युगीन आत्मा और द्विवेदी युगीन कलेवर दोनों को एक साथ अपने आप में समाहित किए हुए है। जब हम इनके निबंधों का मूल्यांकन करते हैं, जब हम इनके साहित्य का मूल्यांकन करते हैं, तब विधिवत इस बात को पाते हैं कि वास्तविक अर्थों में बाल मुकुंद गुप्त जी एक प्रतिभामुखी साहित्यकार थे, जिस कारण इन्होंने या फिर इनके साहित्य में निबंधकार, पत्रकार, आलोचक और कवि अनेक रूपों में इनकी रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिस कारण संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में ये निबंधकार के रूप में, पत्रकार के रूप में, आलोचक के रूप में और एक कवि के रूप में भी विख्यात हैं। इनकी इन्हीं विविधताओं को देखते हुए, विशेषताओं के कारण इनको हिंदी गद्य के उन्नायकों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जब हम बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी के साहित्यिक परिचय की या फिर इनके साहित्यिक जीवन की, तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म
हरियाणा राज्य में रेवाड़ी जिला के गुड़ियानी गांव में लाला पूरनमल जी के घर में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वह गांव के मदरसे में उर्दू माध्यम से संपन्न हुई। तत्पश्चात उन्होंने सन 1886 ईस्वी में 1886 ईस्वी में उन्होंने मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। जिस समय बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म हुआ वह पराधीनता का युग था। भारत पर उस समय अंग्रेजी साम्राज्यवाद की स्थापना थी। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से जितनी भी उस युग की पत्रिकाएं थीं उनका प्रचलन होने लगा था। पंडित दीनदयाल शर्मा की प्रेरणा से गुप्त जी ने भी मथुरा अखबार में लिखना प्रारंभ किया। सन 1886 में वे अखबार चुनार नामक हिंदू अखबार के संपादक नियुक्त हुए। तत्पश्चात उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से लिखना प्रारंभ किया और तदुपरांत वे निरंतर हिंदी में ही लिखते रहे। कालांतर में बाल मुकुंद गुप्त जी हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी और भारत मित्र के भी संपादक रहे। सबसे जो मुख्य बात है कि इन तीनों ही समाचार पत्रों का जो संपादन था ये इन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक किया और कलकत्ता में ये सुप्रतिष्ठित पत्रकार के रूप में भी विख्यात हुए। इसके अतिरिक्त जो गुप्त जी का चिंतन था ये एक गंभीर चिंतक, प्रभावशाली निबंधकार, ओजस्वी वक्ता, निर्भीक और निष्पक्ष आलोचक, कुशल अनुवादक, सहृदय कवि और इसके साथ ही संवेदनशील समाजसेवी के रूप में भी जाने जाते हैं और इस रूप में भी इन्होंने राष्ट्र के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब हम बात करते हैं अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध इनके कार्य की तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का खुलकर विरोध किया, उसके विरुद्ध एक शंखनाद किया। इसके साथ ही उन्होंने छद्म यानी कि एक अलग नाम से अपना नाम छुपाकर उन्होंने छद्म नाम से शिव शंभू के चिट्ठे और खत तत्कालीन लॉर्ड कर्नल और मिंटो के नाम से भारत मित्र में लिखे। पंडित झापरलाल शर्मा और पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के संपादन में गुप्त निबंधावली का प्रकाशन सन 1905 ईस्वी में हुआ। इसके साथ ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनके निबंधों की बहुत ही अधिक सराहना की, भूरी भूरी प्रशंसा की। डॉक्टर नथन सिंह के संपादन में बाल मुकुंद गुप्त ग्रंथावली हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकूला से सन 1993 में प्रकाशित हुई। जब हम बात करते हैं गुप्त जी के साहित्य की, गुप्त जी के निबंधों की, उन निबंधों में निहित विशिष्टताओं की, तब हम पाते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त जी एक बहुविध भाषाविद थे। वे प्रारंभ में चूँकि जिस समय उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई थी उसमें उर्दू बाहुल्य शिक्षा पद्धति थी, जिस कारण उनकी जो शिक्षा थी वह उर्दू भाषा में संपन्न हुई। उस कारण से प्रारंभ में इनकी रचनाओं पर या फिर इनके जीवन के ऊपर उर्दू और फारसी का पर्याप्त प्रभाव हमको देखने में मिलता है। गुप्त जी उर्दू भाषा के विशेषज्ञ थे। उनकी लगभग समस्त रचनाओं में अरबी, फारसी आदि भाषाओं की शब्दावली की छटा अनायास ही देखने को मिलती है, लेकिन संस्कारवश वे संस्कृत और हिंदी की भाषा की ओर उन्मुख हुए और उर्दू की भांति हिंदी भाषा पर भी उनका पूरा अधिकार था। यद्यपि गुप्त जी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि सभी भाषाओं के ज्ञाता थे, लेकिन इसके बावजूद किसी भी भाषा के प्रति ना तो उनके हृदय में कहीं पे कोई पूर्वाग्रह था और ना ही कहीं पे कोई दुराग्रह था, बल्कि वे प्रत्येक भाषा को समान रूप से देखते थे। उनका मानना था, उनका विचार था कि भाषा भावों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है
और भावों की अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में हो सकती है, लेकिन उर्दू और फारसी के ज्ञाता होने के बावजूद, उर्दू और फारसी के विशेषज्ञ होने के बावजूद उनकी जो रचनाएं हैं हमें हिंदी भाषा में प्राप्त होती हैं, जिस कारण संपूर्ण हिंदी साहित्य में उनके निबंध हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं और हिंदी ही उनकी प्रतिष्ठा का भी मूल आधार बनी। गुप्त जी की इन विशेषताओं के आधार पर, विलक्षणताओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त जी अपने विचारों को अति विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे कि उनका आभास बीच बीच में ही मिलता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णात्मक विधान के भीतर विचार और भाव लुके छुपे से रहते थे। यह उनकी लिखावट की एक बहुत ही बड़ी विशेषता थी। बाल मुकुंद गुप्त जी में नए शब्दों को भी गढ़ने की एक बहुत ही अद्भुत क्षमता विद्यमान थी। गुप्त जी की भाषा के विषय में वे किसी भी मतवाद के शिकार नहीं थे। हिंदी के पक्ष में अथवा उर्दू के विरोध में उनकी कोई भी मनोग्रंथि या फिर मनोभावना नहीं थी। उन्होंने उर्दू और हिंदी भाषा को एक समान रूप से देखा और एक समान रूप से देखते हुए दोनों ही भाषाओं का परिष्कार एवं परिमार्जन किया। बाल मुकुंद गुप्त जी की जो दृष्टि थी वो लोकहितवादी थी, अर्थात वे एक राष्ट्र भक्त चिंतक थे, विचारक थे, जिस कारण उनकी भाषा, उनकी लिपि की वैज्ञानिकता पर केंद्रित थी। वह बहुसंख्यक, बहुत अधिक जनता की सुविधा के लिए निरंतर अदालतों और सरकारी कार्यालयों में देवनागरी लिपि के विशेष पक्षधर थे। गुप्त जी का मानना था कि चूंकि गुप्त जी इस बात को बहुत ही भली भांति जानते थे कि जो भी अदालत हैं वहाँ पर जो लिखा पढ़ी की भाषा है, जो लिखने पढ़ने की भाषा है, जो कार्यकाज की भाषा है, वहाँ पे सभी कार्यकाज फारसी लिपि में लिखा जाता है, जिसमें लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है, जिससे आम जनता के विषय में क्या लिखा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, इससे आम जनता अनभिज्ञ होती थी। जिस कारण बाल मुकुंद गुप्त जी सरकारी कार्यालयों में, लिखा पढ़ी में, अदालतों में देवनागरी भाषा के पक्षपाती थे। वे चाहते थे कि जितना भी सरकारी कार्य है वह हिंदी भाषा में हो, फारसी भाषा में ना हो, जिससे कि भारतवासियों को इस बात का अंदाजा रहे कि यदि उनके विषय में अदालतों में कुछ भी लिखा जा रहा है, वो क्या लिखा जा रहा है, वो उसको भली भांति समझ सकें, वो उसको भली भांति पढ़ लिख सकें, जिस कारण वे अदालतों में हिंदी भाषा के या फिर देवनागरी लिपि के पक्षपाती थे और उन्होंने इस दिशा में बहुत ही अधिक प्रयास भी किए। जब हम बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी की भाषा की, उनकी शैली की, तो बाल मुकुंद गुप्त जी की जो बाल मुकुंद गुप्त जी हिंदी के श्रेष्ठ गद्य लेखकों में से एक हैं। इनकी भाषा, इनकी शैली, इनकी लिपि बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की है, बहुत ही उच्च कोटि की है। इस दृष्टि से जब हम गुप्त जी के संपूर्ण गद्य साहित्य पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं तो वह स्पष्ट होता है कि इन्होंने अपने धार्मिक, सामाजिक, भाषा विषयक, नागरी और फारसी लिपि संबंधी देशभक्ति मूलक और व्यक्ति विशेष तथा समाचार पत्र परक अपने विचारों को अत्यंत कुशलता एवं कलात्मक शाब्दिक आकार देने में ये पूरी तरह से सफल हुए हैं। वास्तव में बाल मुकुंद गुप्त जी राजनैतिक विवशता और सामाजिक कुरीतियों के सर्वथा विरुद्ध थे, जिस कारण इन्होंने इन दोनों विषयों को लेकर अपनी लेखनी चलाई। जैसा कि अभी पूर्व में भी हमने स्पष्ट किया कि बाल मुकुंद गुप्त जी की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कृतियां हैं वह शिव शंभू के चिट्ठे और खत हैं। अपनी इन दोनों ही कृतियों में बाल मुकुंद गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके पत्र लिखे हैं और ये सभी पत्र सामाजिक चिंता को लेकर हैं, राजनीतिक चिंता को लेकर हैं, देशवासियों के हितों को लेकर हैं, जिसमें उन्होंने छद्म नाम से लॉर्ड कर्जन को पत्र लिखे
और अपनी बातों को, अपने विचारों को उन तक पहुंचाने का एक सफल और सशक्त प्रयास किया। जब हम बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी की साहित्य की, उनकी साहित्यिक सेवाओं की, तब हम देखते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त जी अपने समय के सबसे सफल निबंधकार और पत्रकार के रूप में विख्यात थे। ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के चौराहे पर किसी जलते हुए दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में प्रकाशित थे। जैसा कि पूर्व में भी हमने आपको बताया कि इनके साहित्य में, इनके निबंधों में, इनकी रचनाओं पर भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों की स्पष्ट छाप, स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बाल मुकुंद गुप्त जी इतने अधिक लोकप्रिय थे, इतने अधिक सफल थे कि बंगवासी का कुछ काल तक संपादन करने के बाद ये भारत मित्र समाचार पत्र के भी प्रधान संपादक नियुक्त हुए। इसके साथ ही पत्रकारिता के साथ ही जहाँ पे इनका लक्ष्य विदेशी शासन और भारत की पराधीनता के विरुद्ध जिहाद को तो छेड़ना था ही, एक जंग को छेड़ना था, उसके विरुद्ध एक शंखनाद करना था। उसके साथ ही जो इन्होंने अपने निबंध लिखे, उन निबंधों को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि गुप्त जी विनोदी और बहुत ही मनमौजी स्वभाव के व्यक्ति थे। उर्दू और फारसी के तो ये मर्मज्ञ थे ही, जिस कारण इनके सभी लेखों में, इनके सभी निबंधों में, इनकी सभी रचनाओं में उर्दू और फारसी के शब्दों का बहुतायत के साथ हमको प्रयोग देखने में मिलता है। इन्होंने प्रायः अपने सभी निबंधों में राजनीति और समाज की समस्याओं पर प्रकाश डाला। इनके ऐसे निबंधों में जहाँ पे राजनीति और समाज को रूपायित करने का प्रयास किया गया है, उसकी समस्याओं को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है, वहाँ पर इनके अंदर का तीखापन, इनके अंदर का व्यंग खुलकर स्पष्ट हुआ है, खुलकर सामने आया है। इसके साथ ही इन्होंने अपने निबंधों में बहुत ही मार्मिक और बहुत ही चुभने वाले शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि हृदय और मस्तिष्क का जैसा उचित सामंजस्य इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से किया है, वैसा किसी अन्यत्र निबंधकार में मिलना दुर्लभ है। इसका कारण ये था क्योंकि इनके हृदय में समाज की चिंता थी, इनके हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना थी, इनके हृदय में, इनके मन मस्तिष्क में अपने देशवासियों के प्रति उच्च आदर्श की, उच्च विचार की प्रतिष्ठा थी। ये सभी का हित चाहते थे, लोक हित, लोक मंगल की कामना से ये जो इनका हृदय था, इनके विचार थे, वो पूरी थे। जिस कारण जो इनका चिंतन है वो समाज सापेक्ष है, राष्ट्र सापेक्ष है, जिस कारण इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से खुलकर वर्तमान सत्ता, जो कि अंग्रेजों की सत्ता थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया। एक खुलकर शंखनाद उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से स्पष्ट किया। साथ ही गुप्त जी ने अपने व्यंग के माध्यम से ऐसी बातें कहीं कि वो सीधे जाके पाठक पर या फिर पढ़ने वाले के हृदय पर प्रहार करता था। इसके साथ ही इनके निबंधों में हमें भावात्मकता और कथात्मकता की शैली भी दिखाई पड़ती है। यद्यपि गुप्त जी ने विचारात्मक और वर्णनात्मक निबंध बहुत ही कम लिखे हैं, लेकिन इनके शिव शंभू के चिट्ठे में साधारण घटनाओं को, साधारण समस्याओं को, पर्व को, त्योहारों को और विचारों को इस प्रकार उन्होंने यहाँ पे अपने प्रश्नों को उठाकर उनके ऊपर मंथन किया है कि इनके शिव शंभू के चिट्ठे हिंदी साहित्य के एक अमूल्य निधि के रूप में, अमूल्य रचना के रूप में हम सभी के समक्ष उपस्थित होते हैं। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं इनके निबंधों की विशेषता की, तो इनके निबंधों की सबसे जो बड़ी विशेषता है वह यह है कि इन्होंने अपने निबंधों में हमेशा सतर्क राष्ट्रीय व्यक्तित्व, कि इनके निबंधों में सदा इनके भीतर का जो एक सतर्क राष्ट्रीय व्यक्तित्व है वह मुखरित हुआ है, और उन्होंने अपने सभी निबंधों में राष्ट्र प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना को एक मुखर स्वर, एक मुखरित रूप प्रदान किया है। इसके साथ ही जैसा कि अभी हमने आपको स्पष्ट किया कि व्यंग्य, गुप्त जी ने अधिकतर व्यंग प्रधान रचनाएं लिखी और उन व्यंग प्रधान रचनाओं के माध्यम से उन्होंने देश की स्थिति का, देश की राजनीति का,
देश की समस्याओं का उन्होंने खुलकर विरोध किया है कि वातावरण कैसा होना चाहिए, अगर अंग्रेजी सत्ता है तो अंग्रेजी सत्ता का शासन कैसा होना चाहिए, उनका समाज के प्रति क्या रवैया होना चाहिए, जनता के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, जनता के लिए, आम जनता के लिए क्या नियम, क्या कानून होने चाहिए, इन सभी का उन्होंने उसमें उल्लेख किया। और जहाँ पे भी इनको विरोध का स्वर दिखाई दिया, इन्होंने खुलकर उसका विरोध करने में भी ये पीछे नहीं हटे। इसके साथ ही गुप्त जी एक श्रेष्ठ अनुवादक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। उन्होंने संस्कृत की रत्नावली नाटिका और बंगला की भंडेल भगनी रचना का बहुत ही सुंदर अनुवाद किया है। इसके साथ ही इन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से अपने समय के सभी साहित्यकारों से प्रेरणा भी ली थी, उनसे शिक्षा भी ली थी, और इस प्रकार से वे अनुवाद की क्षेत्र में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। जब हम बात करते हैं इतिवृत्तात्मकता की, तो इतिवृत्तात्मकता की जो प्राचीन परंपरा एक चली आ रही थी, गुप्त जी की रचनाओं में, इनके साहित्य में उसका नितांत अभाव है, जिस कारण इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, इनका जितना भी साहित्य है, इनका जितना भी चिंतन है, वो सभी श्रृंगार रस से रहित है। इसके साथ ही इन्होंने अपने साहित्य में श्रृंगार के स्थान पर आदर्शवादिता को बल दिया, सात्विकता को बल दिया, साथ ही उन्होंने संयम की स्थापना करी, जिस कारण इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं पाठक के हृदय को स्पर्श करती हैं, क्योंकि उसमें उनका विचार बिंदु ही केंद्र में रहता है, व्यक्ति का समाज सापेक्ष चिंतन ही केंद्र में रहता है, जिसमें उन्होंने गंभीर विचारों का प्रतिपादन किया है। गुप्त जी वास्तविक अर्थों में एक सामाजिक व्यक्ति थे। जो उनका चिंतन था, जो उनकी मनोवृत्ति थी, वो लोक मंगल की भावना से भरी हुई थी। उन्होंने अपने समाज में जितनी भी विद्रूपताएं थीं, जितनी भी विसंगतियां थीं, राजनीति के स्तर पर जितने भी अत्याचार और शोषण हिंदू जनता के ऊपर, भारतीय जनमानस के ऊपर हो रहे थे, उन्होंने अपनी रचनाओं में उन सबका खुलकर विरोध किया, उन सबको रेखांकित करने का प्रयास किया, और उनको रेखांकित करके उन्होंने सामाजिक जन जागरण को सामाजिक जन जागरण में एक सामाजिक चेतना लाने का प्रयास किया, एक जागरण लाने का प्रयास अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इसके साथ ही जो गुप्त जी की दृष्टि थी वो स्त्री सुधार और स्त्री उद्धारवादी थी, जिस कारण उन्होंने अपने साहित्य में स्त्री के एक सम्मानजनक विचार को प्रतिपादित करने का प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू समाज की और हिंदू संस्कृति की रक्षा करने का भी प्रयास किया, जिस कारण इनका साहित्य भारतीय सामाजिक संस्कृति का उन्नायक या फिर प्रस्थान बिंदु भी कहा जा सकता है। जब हम बात करते हैं गुप्त जी की शैली की, जब हम बात करते हैं उनकी भाषा की, तब हम देखते हैं कि गुप्त जी ने अपने निबंधों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने आलेखों के माध्यम से एक व्यंग्यपूर्ण शैली को अपनाते हुए जो उस समय का राजनीतिक परिवेश था उसके ऊपर उन्होंने करारा व्यंग्य किया है। उसके माध्यम व्यंग्य करते हुए उन्होंने जितना भी उस समय का राजनीतिक माहौल था उस पर करारा व्यंग्य करते हुए उन्होंने उनकी विसंगतियों को उभारने का प्रयास किया है, और उन विसंगतियों को उभारते हुए उन्होंने एक जन आंदोलन चलाया, एक जन जागरण का अभियान भी अपनी रचनाओं के माध्यम से चलाया। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देश में देश प्रेम और समाज सुधार की भी एक लहर प्रवाहित की, और जो उनका विचार था, जो उनका चिंतन था, जो उनकी शैली थी, वो इतनी विनोदपूर्ण थी, इतना उनका जो विधान था वह इतना अनूठा था कि वह सीधे जाके अनायास ही पाठक को उद्वेलित करने पर या फिर उद्वेलित कर देता था। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके विषय में लिखा है कि गुप्त जी की जो भाषा है वह बहुत ही लचीली, बहुत ही सजीव और बहुत ही विनोदपूर्ण होती थी। किसी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी इस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। वे पहले उर्दू के एक अच्छे लेखक थे, इससे उनकी हिंदी बहुत ही चलती और फड़कती हुई सी थी। वे अपने विचारों को विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे कि उनका आभास बीच बीच में मिलता ही रहता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णात्मक विधान के भीतर विचार और भाव बिल्कुल लुके छुपे से रहते थे। यही उनकी लिखावट की सबसे बड़ी विशेषता थी। इसके साथ ही जो गुप्त जी की भाषा थी
उन्होंने अपनी भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग किया और खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने साहित्य की रचना की। लेकिन इनकी जो भाषा थी वह पूर्ण रूप से परिष्कृत नहीं थी, उसको एक संस्कार की आवश्यकता थी। लेकिन इन्होंने अपनी इस भाषा में तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया, मुहावरों का प्रयोग किया, लोकोक्ति का प्रयोग किया। जैसा कि पूर्व में हमने आपको बताया कि ये उर्दू के और फारसी के एक अच्छे विशेषज्ञ थे, जिस कारण उर्दू फारसी का भी पर्याप्त प्रभाव इनके साहित्य पर, इनकी रचनाओं पर हमको दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर गुप्त जी के जो निबंध हैं वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। उन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से, उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रभाषा की उन्नति में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। इनके जो निबंध हैं वो बहुत ही सरल, बहुत ही सहज, बहुत ही प्रभावपूर्ण हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी और देश के लिए यह दुर्भाग्य था कि 42 वर्ष की अल्प अवस्था में ही 18 सितंबर सन 1907 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया और हिंदी साहित्य का यह देदीप्यमान नक्षत्र सदा सदा के लिए अस्त हो गया। तो बच्चों, ये था बाल मुकुंद गुप्त जी का एक साहित्यिक परिचय। आज के पाठ के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं वह इस प्रकार हैं। आप इन प्रश्नों को कीजिए और जहाँ पर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है या फिर कहीं पे अगर कोई भी बिंदु आपको स्पष्ट नहीं है तो आप अपने संबंधित शिक्षक या शिक्षिकाओं से पूछकर आप उनका हल निकालिए। तो आज के पाठ के आधार पर जो हमारे प्रश्न बनते हैं वह इस प्रकार हैं कि बाल मुकुंद गुप्त जी के साहित्यिक परिचय को लिखिए। नंबर 2 कि गुप्त जी के गद्य साहित्य की जो भी विशेषताएं हैं उनको अपने शब्दों में लिखिए। साथ ही गुप्त जी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। आज के पाठ में इतना ही। आपसे अगली क्लास में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।